तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनेरा स्टार्ट कर दिया था। मोनेरा के स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था, मोनेरा के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, हमने ये बता दिया था मोनेरा जो है उसके सोल मेंबर का नाम बैक्टीरिया है। उसमें हमारे पास यू बैक्टीरिया है, हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है और हमारे पास माइकोप्लाज्मा है, जिसके अंदर पीपीएलओ साथ में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब उस पीपीएलओ के अंदर जो है हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने कल उसके शेप के बारे में डिस्कशन कर लिया था। हमने बताया कि 4 तरह के शेप पाए जाते हैं, बताओ कौन कौन सा? कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो। हमने कहा था कॉमन शेप, सबसे ज्यादा कॉमन शेप कौन सा होता है? बैसिलस। बैसिलस का कॉमनली नेम क्या होता है? रॉड शेप। क्या होता है बच्चा? रॉड शेप। कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो मोटाइल होता है? स्पाइरलम। स्पाइरलम जो है वो क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब वो बैक्टीरिया जो मूव कर सके, जो चल फिर सके, उसे ही क्या बोलते हैं? मोटाइल बोलते हैं। अरे बताओ बच्चा, क्लियर है? तो यहां तक की बातें मैंने बता रखी ऑलरेडी आपको, आगे डिस्कशन करते हैं। फिर हमने उसके बाद आपको डायग्राम बताया था। डायग्राम अगर याद हो तो मैंने सेल इनवॉल्व बताया था। सेल इनवॉल्व में 3 चीजें बताई थी मैंने आपको। आउटर लेयर क्या कहलाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल लेयर क्या कहलाता है? सेल वॉल। उसके अंदर वाला लेयर क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? मेसोसोम। क्या बोलते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम का शेप है बच्चा, वो वेसिकल्स भी हो सकता है, लैमेले भी हो सकता है और ट्यूब लाइक भी हो सकता है। वो तो शेप पे डिपेंड करता है, वो हमें नहीं इतना डिस्कशन करना। ठीक है, अच्छा। फिर हमने बताया आपको कि उसके कुछ सरफेस अटैचमेंट होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। उसमें हमारे पास फ्लैजिला था, फिम्ब्रे था और पिलाई था। फ्लैजिला लॉन्ग था, फिम्ब्रे शॉर्ट था। फ्लैजिला और फिम्ब्रे के नंबर ज्यादा थे और पिलाई के नंबर कम थे, और ये भी लॉन्ग के अंदर ही आता था, बता रखा था हमने। फिर अगर हम सेल के अंदर चलें तो अंदर में हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज थे। उसमें न्यूक्लियोइड था जो कि बेसिकली हमारा जेनेटिक कंटेंट कैरी करता है। प्लाज्मिड था। अरे बताओ, उसके बाद हमारे पास इंक्लूजन्स बॉडी थे। फिर हमारे पास क्रोमैटोफोर थे। क्रोमैटोफोर के बारे में एक चीज बताया आपको कि ये कलरिंग पिगमेंट है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग मतलब रखना। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर, फोर का दिस इज नॉट FOUR, ये PHORE। फोर का मतलब होता है किस चीज का होना। तो कलरिंग पिगमेंट का होना मींस व्हाट? क्रोमैटोफोर। और ये स्पेशली किसके लिए बताया गया था? तो साइनोबैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि कलरिंग पिगमेंटेशन कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करता है बच्चा। बोलो, अरे क्लियर है? तो यहां तक की बातें हमने बता दी आपको, और कुछ तो रहा नहीं था ना हमारा। यही तक कल की क्लास खत्म हुई थी। तो आज हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गेनेलिज को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हेडिंग सेल इनवॉल्व से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट हेडिंग इज आवर सेल इनवॉल्व। क्या यहां तक की बातें सबको समझ आ गई? अरे पूरी क्लास को आई नहीं आई? बोला नहीं जाता, मुंह में जबान वान नहीं है, बोलो साहब आई नहीं आई? बहुत बढ़िया। इतना तो ऐसे चैं पैं टैं करते रहते हो सब, जब बोलने बोलूं तो बोला नहीं जाता तुम लोगों से। आई नहीं आई तनिष्का? कैसे जो हंसते हंसते सेल इनवॉल्व एक एक्स्ट्रा ही लगा दिया ना शायद मैंने। ठीक है, अच्छा सही था। ठीक है, छोड़ो, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते क्योंकि वो ना मुझे आती है, मतलब आती है लेकिन मैं स्पेलिंग पे कहीं फोकस नहीं करता। और चूंकि हम साइंस वाले हैं, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स पे, डायग्राम पे। अगर हम स्पेलिंग के पीछे भागेंगे तो फिर इंग्लिश वाले और हमें फर्क क्या रह जाएगी? बताओ, बोलो। हम हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हर्षिकार, दीर्घिकार, उकार, इकार, उकार, अंग वंग संग देखे। बोलो, हमारे लिए मेन फोकस क्या है? कॉन्सेप्ट। वो हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे साइंस के स्टूडेंट की निशानी होती है उसकी हैंडराइटिंग और उसकी स्पेलिंग। अक्सर मैं अपनी ही बात कर रहा था, मैंने सबको साइंस में इंक्लूड कर लिया, कुछ को अच्छे भी होती है। चलो हटाओ, सेल इनवॉल्व की बात करते हैं। तो बच्चा हमारे पास पहला सेल इनवॉल्व है, बताओ जी कौन सा है? ग्लाइको कैलिक्स। दूसरा कौन सा है बच्चा? सेल वॉल। और तीसरा कौन सा है? वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना तो आता है यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें बच्चा, तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर फर्दर 2 लेयर आते हैं। ठीक है,
मतलब ग्लाइकोकैलिक्स पे ही हमारे पास दो तरह के लेयर पाए जाते हैं, एक स्मूथ पाया जाएगा और एकदम चिकना होगा, मतलब एकदम प्लेन होगा, ठीक है, कोई खुरदुरा, कोई उस पे थोड़ा भी जो होता है ना रफ स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा। तो एक स्मूथ जो होता है बच्चा, एकदम प्लेन स्मूथ, उसे कहते हैं स्लेमी लेयर। क्या बोलते हैं? स्लेमी लेयर। अभी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब आप 12th में पढ़ोगे ना उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा, ये और ये। और एक होता है रफ, थोड़ा खुरदुरा होता है, उसे कहते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चा? कैप्सूल, ठीक है। बैक्टीरिया अगर पैथोजेनिसिटी कॉज करता है, अभी पैथोजेनिसिटी मतलब होता है बैक्टीरिया अगर डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरिया अगर आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए खतरनाक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ कैप्सूल की वजह से। क्योंकि जितने भी पैथोजेंस कंडीशंस होते हैं मैक्सिमम वो कहां पाए जाते हैं? कैप्सूल पे। ये लेयर है ना, मतलब जितने भी वो कंडीशन जिससे कि ह्यूमन के अंदर इफेक्ट हो सकता है, ह्यूमन उससे बीमार हो सकता है या उससे अफेक्टेड हो सकता है, वो बिकॉज ऑफ किसके वजह से है? कैप्सूल की वजह से। अरे बच्चा समझ आई बात? तो वो कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। स्लिमी लेयर उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है जी। ये बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है। इसको स्ट्रेन भी बोलते हैं, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, ये सब आगे पढ़ाऊंगा। ये स्ट्रेन अलग चीज है, इसको 12th में पढ़ना है आप लोगों को, बस इतना जान लो, कुछ स्ट्रेन वाली बात यहां पे करनी होती है हमें। अरे बच्चे यहां तक समझ में आ गई? अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे चल के, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इन्हीं के बेस पे। तो हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ये ना सिर्फ और सिर्फ स्टेनिंग के बेस पे बताया गया। स्टेनिंग मतलब होता है, आप कभी लैब गए हो तो लैब में देखते हो कि कुछ आप रिएक्शन कराते हो, आप बोलते हो हाँ ये कलर शो कर रहा है, ये कलर शो नहीं कर रहा। बोलो, कुछ कुछ कलर आते हैं ना, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ऐसे कुछ कलर आते हैं और कुछ में कलर शो नहीं होते। तो आप फिर कहते हो कि हाँ मेरा एक्सपेरिमेंटल ठीक है, हाँ क्योंकि कलर शो हो रहा है, मेरा एक्सपेरिमेंटल गड़बड़ हो गया कि कलर शो नहीं हो रहा है। कभी कभी कलर दिखा देना एक्सपेरिमेंटल गलत को भी बताता है, कभी कभी कलर ना दिखाना भी एक्सपेरिमेंटल को सही बताता है। तो ये कलर का लॉजिक है। तो ये स्टेन वर्ड ना बायोलॉजी वगैरह या साइंस वगैरह में कलर के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, कलर की बात के लिए स्टेन बोलते हैं। तो इसी कलर के ही बेस पे कि कौन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कौन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके बेस पे बैक्टीरिया को हमने दो जो है ना उसके अंदर डिवाइड किया। एक को कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक को कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इतना तो समझ आ गया होगा, जो कलर को स्टेन कर लेगा वो कौन सा कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि वो कर गया, आप इन्फेक्टेड हो गए, आपको आप पे वायरस ने अटैक कर दिया, तो आप कोविड पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए? पॉजिटिव हो गए, क्योंकि आप अफेक्टेड हो चुके हो, आप उसके कंट्रोल में आ चुके हो, तो वो क्या है? फिर पॉजिटिव है। अगर आप उस पर अफेक्टेड नहीं हुए, कोई रिस्पॉन्स बॉडी ने शो नहीं करा, बैक्टीरिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया उस कलर पे, तो जनरली वो कौन सा कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई बात समझ? तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, छोटी सी बात है, 2-3 लाइन की है, इसको कॉपी करो पहले, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं छोड़ना, हर एक चीज कॉपी करना है। तो ये बात यहां पे खत्म हो गई बच्चे, आपको ग्लाइकोकैलिक्स समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अब चलिए आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। भाई हमने ग्लाइकोकैलिक्स तो देख लिया बच्चा, अब हमारे पास क्या है? सेल वॉल। देखिए सेल वॉल आपको मैंने पहले बताया सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट में। लेकिन सिर्फ प्लांट में कहना गलत है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है। इनफैक्ट फंजाई के अंदर भी जो है बच्चा सेल वॉल पाया जाता है, कुछ फंजाई के अंदर, ठीक है। बैक्टीरियल जो सेल वॉल होता है वो जनरली किस चीज से मिलकर बना होता है? कोई बताएगा? बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज से मिलकर बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकोन नहीं, ग्लाइकेन। फंजाई का काइटिनेज, प्लांट का सेलुलेज, ठीक है। सेलुलोज वगैरह से बना होता है प्लांट का, और फंजाई के इसमें काइटिनेज होता है। और अपने बैक्टीरिया की चूंकि बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होगा बच्चा? पेप्टिडोग्लाइकेन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकेन वाला टर्म, ध्यान रखिएगा। म्यूरिन वो तो पिगमेंटेशन, कलर पिगमेंटेशन में आता है। ये लेयर है बच्चा, सेल वॉल का ही केमिकल कॉम्पोजिशन है। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करें तो देखो बच्चा ये दो चीज में टूट के बना हुआ है। पेप्टिडो मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड्स। क्या होता है बच्चे इसका मतलब? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड इसी के अंदर पाया जाता है। अगर दो अमीनो एसिड देखोगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि अमीनो एसिड ये रहा, ठीक है, एक अमीनो एसिड ये रहा। अब अगर इनके बीच में बॉन्ड बनाना है आपने, तो ये जो बॉन्ड बनाओगे ना इनके बीच का, ये वाला बॉन्ड किस चीज का बॉन्ड होता है? इस बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। और कई सारे जब अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। पहले ये पेप्टाइड होगा, मतलब पहले ये अमीनो एसिड था, फिर ये पॉलीपेप्टाइड बना, फिर ये एंड में क्या बन गया? प्रोटीन। तो इन सब के अंदर बॉन्ड्स कौन सा पाया जाएगा?
पेप्टाइड बॉन्ड। तो कहीं भी ये पेप्टाइड वर्ड सुन लो आप लोग या अमीनो एसिड सुन लो तो समझना कि प्रोटीन का ही एक बेसिक यूनिट है, ये एक मोनोमर कह सकते हो, एक सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट कह सकते हो इसको। बात समझ आई? ग्लाइकेन वर्ड का मतलब तो पहले से जानते हो, ग्लूकोज से कुछ रिलेटेड है, तो कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो इसको, कार्बोहाइड्रेट। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये सैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली। तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ बच्चा, एक अमीनो एसिड्स और एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन ना पूछ के आपके ऑप्शन में ये दो कॉम्पोजिशन डाल दे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो कौन कौन से, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। अरे बच्चा बोलो, क्लियर है? बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर हो गया? अब यही जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ना बच्चा, इस पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में कुछ और चीजें जान लो, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूं मैं आपको। ये जो पेप्टाइड चेन होते हैं ना, ये बीटा 1,4 लिंकेज, ये सब, अब चूंकि आपको बायोमोलिक्यूल्स तो आता नहीं है तो लिंकेज वगैरह समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको, बस इतना जान लो, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, नैम और नैग, नैम और नैग, एन एसिटाइल म्यूरमेरिक जो ये बता रही थी ना तुम, वो, और एन एसिटाइल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है? तो ये लिंकेज वगैरह के बारे में बताया जाता है यहाँ पे, ठीक है जी? तो ये बस फुल फॉर्म जान लो, इसका नाम जान लो, ये क्या चीज है बता देता हूं बस मैं आपको। इनके इंटरकनेक्शन से ही, मतलब क्या होता है ना, हर जो नाम है ना वो दूसरे नाम से ऐसे वाले इंटरकनेक्टेड वे में रहेगा। जैसे ये नाम है तो अगला वाला कौन सा रहेगा, यहाँ पे नाग, फिर यहाँ पे नाम, फिर अगला वाला कौन सा होगा, नाग, ऐसे होता है, नाम नाग, नाम नाग का ये अरेंजमेंट होता है। ये नाम नाग, नाग वाला वो नाग नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है ये, एन एसिटाइल करके बुलाते हैं हम लोग इसको, ठीक है? तो ये हो गया नाम। तो अब ये नाम के सामने कौन रहेगा, नाग, फिर नाग के सामने कौन आ जाएगा, नाम, फिर नाम के सामने कौन आ जाएगा, नाग, फिर नाग के सामने कौन आ जाएगा, नाम। तो ये क्रॉस लिंक होता है बच्चा, ये क्या होता है, ऊपर नीचे एक दूसरे के क्रॉस लिंक में होते हैं, और इनके बीच में क्या बनता है बच्चा, बॉन्ड बनता है आपका। क्या बनता है, बॉन्ड। तो नाम का भी नाम से ही बॉन्ड बनेगा, नाम है ना, तो अगेन इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। फिर अगर नीचे वाला नाम है तो वो इसी की वजह से क्या बनेगा बच्चा, बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ठीक है जी? तो वो बीच में क्या बनेगा बच्चा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी? इस बॉन्ड को हम लोग बीटा 1,4 लिंकेज से भी जानते हो, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो। आप लोग जिस जानते हो पेनिसिलिन जानते हो आप लोग, क्या होता है पेनिसिलिन? सबसे पहला क्या था, एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसू आ गए। देखा, अभी किसने कहा था, सॉरी नहीं, उसके दिमाग पे कमेंट किया था, दिमाग किसी का भी बुरा नहीं होता है, शर्ते उसको लगाना आना चाहिए। देखा, तेरे अंदर दिमाग है, तू बहुत ही अच्छा है बच्चा। अब क्या करेगा, आज से तू पढ़ाई करेगा, सुन रहा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी गुड। अप्रैल के बाद क्या आता है, जून के पहले भी क्या आता है, देखो दिमाग अच्छा है ना तुम्हारा, वेरी गुड। तो ये क्या है बच्चा, एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। आप लोग सुने होंगे ना कि सर ये बैक्टीरिया को मारने में काम आता है। अभी मैं बहुत एडवांस टर्म यूज नहीं करूंगा कि आप उड़ जाओगे ऐसे दिमाग से, बस इतना जान लो, ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। मान लेते हैं आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग गया, उससे पहले आप एंटीबायोटिक ले लोगे, तो वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन पता क्या करता है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, इनको ही क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ना रहेगा बॉन्ड, ना रहेगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वॉल खत्म, बैक्टीरिया की हो जाएगी डेथ, और बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाके कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। बस इतना सही करता है ये पेनिसिलिन। और ये काम किसने ढूंढा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है कि नहीं है? तो छोटी छोटी बातें इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है? किसका नहीं जानना उसको, ये तुम्हारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बस ये पेनिसिलिन वाला पार्ट था, ये बात बता दिया। कह तो रहा हूं कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, पहले कॉपी तो करो, एंड में बता दूंगा। एन एसिटाइल म्यूरमेरिक एसिड होता है और उसका एन ग्लाइकोसिडिक एसिड होता है, लेकिन जानने की जरूरत नहीं था इसलिए लिखवा रहा। ठीक है जी? तो ये नाम नाक पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा लोग, ये बस मैंने अलग से समझाया आपको, ये आपके कॉन्टेक्स्ट का नहीं है। बस इतना जान लो कि कुछ ऐसा बॉन्ड वॉन्ड टूटने पे ही जो है अपना पेनिसिलिन जो अपना काम करता है। और हाँ, बात फुल फॉर्म तो उतना जरूरत नहीं है, फिर भी सुन लो, एन एसिटाइल म्यूरमेरिक एसिड और एन एसिटाइल आपका ग्लूकोजामाइन, ठीक है? ये आप याद कर सकते हो अलग से, लेकिन कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं स्टेनिंग के ऊपर। स्टेनिंग आप देखिएगा, बहुत रटना है इस चैप्टर में, बहुत याद करना है यार, कुछ भी लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिकल है कुछ चीजें, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें क्या है, रटने वाली है।
तो पहले ही हम समझ बता देते हैं आपको, रटने की आदत डालो आप थोड़ी बहुत, ठीक है ना। हर चैप्टर आपको ना जूलॉजी का ही नहीं लगेगा, कुछ बॉटनी में बहुत चीजें रटनी भी आपको। स्टेनिंग की बात करें बच्चा तो ध्यान सुनिएगा। देखिए स्टेनिंग का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट और कह सकते हो लैब कल्चर। लैब के अंदर कल्चर करा के हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? कलरिंग, एब्जॉर्बिंग, या यूं कह सकते हो कलर और एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो इसी के बेस पे हमने इस बैक्टीरिया को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। तो सिर्फ यही बेस नहीं था, कुछ बेसेस और थे, जैसे सेल वॉल के थिकनेस को भी देखा था हमने। तो एक तो सेल वॉल के थिकनेस को देखा, फिर हमने उसकी स्टेनिंग करा दी, और फिर सब फाइनली देखा तो हमने 2 टाइप की बैक्टीरिया को देखा। एक देखा हमने ग्राम पॉजिटिव और दूसरा देखा बच्चा ग्राम नेगेटिव। ठीक है जी, ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये मोर, यूं कह सकते हो लेस रेसिस्टेंट कह लो, मोर नहीं लेस रेसिस्टेंट कह लो। ये लेस रेसिस्टेंट है, मतलब इसको खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है, और अच्छा वाला है ये। और ये जनरली क्या है? रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का मतलब समझते हो आप लोग? अरे वो जिद्दी किस्म का, मारो तो मरे ही ना, मतलब बचाव कर ले अपना अच्छा खासा। तो अच्छा खासा बचाव कौन कर पाता है? ग्राम नेगेटिव। कौन थोड़ा कमजोर टाइप का कह सकते हो, वो है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है जी, डिजीज कौन कॉज करेगा? अब इससे तुम देख के बताओ, सबसे जिद्दी कौन है बच्चा? जो बीमारी कॉज करता है वही तो जिद्दी है। सोचो कितना लड़ा होगा तब जाके वो बीमारी आपके अंदर किया होगा। ये तो पहली बार ही मारा जाएगा, बोलो। तो ये उतना जिद्दी नहीं है, जिद्दी वो है। ठीक है, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? थिक होता है। क्या होता है? थिक पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसके अंदर क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकन थिन होगा। तो अब देखो, अगर थिक हो गया तो वैसे भी इसको बचाव मिल गया, अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया। और ये इसका पेप्टिडोग्लाइकन क्या है बच्चा? थिन। ठीक है जी, पीजी। इसका एग्जाम्पल जो है, घर में लैक्टोबैसिलस तो जानती हो, दही जमाने वाला बैक्टीरिया, जानते ही होगे आप लोग। ठीक है, एक और याद रख लो, स्ट्रेप्टोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया आप याद रख लो इसके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, इसके अंदर इकोलाई बैक्टीरिया याद रख लो, फुल फॉर्म होता है एस्केरिया कोलाई, बट शॉर्ट फॉर्म में उसको इकोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। डिजीज कॉज करता है। फिर साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है बच्चा? टाइफॉइड। क्या कॉज करता है? टाइफॉइड। ठीक है, तो वो वही बैक्टीरिया कॉज करता है। तो जनरली पैथोजेनिसिटी कौन शो करेगा? पैथोजेनिसिटी तो समझते हो, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी किसके पास है? ग्राम नेगेटिव के पास। और अच्छा खासा वाला कौन है? ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ये दो डिफरेंस ना अच्छे से याद कर लो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक जगह पे नहीं है, लेकिन कई कई चर्चा है इसका। ठीक है, कॉपी करो। चलिए, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली के ऊपर। बच्चा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है मीजोजोम। पहली बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी ऑर्गेनेली पे आता है, जिसका नाम है मीजोजोम। क्या हो गया तुम लोग लगातार हंसते यार? क्या दिक्कत क्या है? चलो, N2O, हाँ N2O एक्सटेंशन ऑफ क्या होता है बच्चा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला वर्ड तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चा? ये एक्सटेंशन है। मतलब अगर आपने बैक्टीरिया का सेल वॉल देखा होगा, जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया का सेल वॉल है, आउटर लेयर हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन है, इनर क्या हमारे पास? सेल वॉल है, और उसके अंदर क्या है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर आपने देखा होगा इसमें ध्यान से, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, इसी का एक्सटेंशन, मतलब अगर इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाऊं तो देखो जरा, देखो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ना, ऐसे घूम से जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं जो है ना ऐसे घूम जाएगा बच्चा, ऐसे। ठीक है ना, अलग अलग शेप में। इसके भी शेप्स होते हैं, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करना, बता देता हूं। 3 तरह के शेप होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एक होता है ट्यूबुलर, ठीक है, एक होता है लैमिले, और एक होता है आपका वेसिकल। क्या होता है? वेसिकल।
ये सब जो है किस पे डिपेंड करता है, मतलब किस चीज के हिसाब से होता है, सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो शेप बदलता जाता है, लेकिन आपको ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जहां बोलूंगा जरूरत नहीं है वहां छोड़ देना सब, क्योंकि हमारे पार्ट क्या है तो हमें पढ़ना है, और यही चीज है कि बस मेसोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक्सटेंशन है। इतना सा पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये भी नोट कर सकते हो अलग से, ठीक है जी। अब सुनो सब, काम क्या है सर इसका, काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम है बच्चा इसका पहला, रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्या बच्चा, रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, देखो भाई हम ह्यूमंस के अंदर क्या है, फेफड़ा है, एल्वियोलाई है, प्रॉपर नॉस्ट्रिल वॉस्ट्रिल, जितना पढ़ाया मैंने सब जानते ही हो आप लोग, कितना कितना फंक्शन होता है, इतना सब कुछ है, तब हमारे पास सांस ले जाते हैं और सांस छोड़ पाते हैं। और पता आपको सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास भले भले ढेर सारा खाना पड़ा हो आपके बॉडी में, लेकिन अगर रेस्पिरेशन नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन नहीं करा पाओगे, और उस खाने को किस में बदल नहीं पाओगे, आप एनर्जी में बदल नहीं पाओगे। तो इसलिए रेस्पिरेशन का होना बहुत ही मस्ट है, नेसेसरी है और इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम साम है वो कौन संभालेगा, मेसोसोम। तो ये एक एंजाइम कैरी करता है जो बेसिकली क्या संभालने वाला है, रेस्पिरेशन को। इसलिए इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी एंजाइम। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या बच्चा, डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये इस पे क्वेश्चन मैंने कह दिया डेफिनेटली आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया, ध्यान रख लेना आप लोग। अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं तो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। मान लेते हैं बच्चा ये हमारे पास जो है ना मेसोसोम था, ऐसे कुछ ऐसे मेसोसोम है, ठीक है, और ये पूरा बैक्टीरिया का सेल वॉल है आउटर मोस्ट, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लेते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल है, और बीच में मान लेते हैं हमारे पास कुछ और कलर्स बना देता हूं, बीच में हमारे पास क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, बीच में क्या है, सेल वॉल है। ये सीक्वेंस तो याद हो गया ना, पहले पहला आउटर वाला पेप्टिडोग्लाइकन, बीच वाला सेल वॉल और अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी के नीचे मैंने क्या बताया था आपको, न्यूक्लियोइड होता है, बताया था। न्यूक्लियोइड क्या है बच्चा, जेनेटिक कंटेंट कैरी करता है, डीएनए है उसके अंदर, तो उससे भी ये क्या होता है, अटैच होता है ऐसे, उससे क्या रहता है, ये अटैच रहता है। तो इसके भी काम धाम को भी कौन संभालता है, तो मेसोसोम। देखो ना अटैच कैसे है, तो अटैच है तो जितना भी न्यूक्लियोइड का फंक्शन होगा उसको कौन कंट्रोल कर सकता है, मेसोसोम। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन भी कौन संभालेगा, मेसोसोम। इनफैक्ट ये सेल के डिवीजन को भी संभालता है बच्चा। क्या संभालता है, सेल डिवीजन, मतलब बैक्टीरिया का अगर सेल डिवाइड हो रहा है ना तो उसमें भी इसका रोल देखा गया है, उसके अंदर भी इसके रोल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, समझ लेना सब, अपना देख लेना सब, ठीक है। पहला काम रेस्पिरेटरी एंजाइम, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा सेल डिवीजन। और कोई काम जो आपको लगता हो कि हाँ ये करता है, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेल वॉल का फॉर्मेशन। अब ये कैसे होगा सर, देखो बच्चे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटेंट है ना, तो सारा कंटेंट इसके अंदर स्टोर्ड है, और इसके पीछे कौन है, ये वाले सेल वॉल। तो ये यहां से कंटेंट सेंड करता है अपने मटेरियल को क्या फॉर्म कराने के लिए, सेल वॉल बनाने के लिए। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर सेल वॉल है ना तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ मेसोसोम। देखो ना, अरे भेज नहीं सकता है क्या पीछे, बोलो। तो ये जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं, जितने भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है मेटाबॉलिज्म करने के लिए, सेल वॉल के लिए, वो सब अपने अंदर से क्या करता है, डायरेक्टली सेंड कर देता है। तो ये कुछ इसके 4 मेजर रोल्स हैं जो मेसोसोम के, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा कहानी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है भी सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्टार लगा के कॉपी कीजिए आप लोग, चलिए अगेन कॉपी कीजिए।